हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। और आप अगर बीएड ओडीएल बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट मैंने इंक्लूड किया है वो सारा आपका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करूँगी जितना मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरा नॉर्मल बीएड है, बट मेरी कोशिश रही है कि मैंने ये पूरा पढ़ा है और मैं आपको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। कहीं कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हमारा है पहले बौद्धिक अक्षमता, ठीक है। इसे पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था, ठीक है, जो हमारा मेंटल रिटार्डेड होता है, एमआर हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बौद्धिक अक्षमता की विशेषता कम बुद्धि लब्धि, जो कम बुद्धि आईक्यू होती है, जो हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चंट होता है वो कम होता है, और अनुकूली दैनिक जीवन कौशल में क्षीणता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो मानसिक मंदता से ग्रस्त होता है तो उसका आईक्यू लेवल कम होता है, और जो भी हमारे डेली के काम होते हैं दैनिक जीवन में, तो उसको करने में उसको दिक्कत आती है। कौशल में जो स्किल होती है डेली काम को करने की, उसमें क्षीणता होती है, कमी होती है। उसके बाद है विकार। 18 वर्ष की आयु से पहले होता है। जो ये विकार होता है, जो मानसिक मंदता का, ये 18 वर्ष की आयु से पहले होता है। इस विकार का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है, हल्के से लेकर गहन तक। तो ऐसा नहीं है जो मेंटली रिटार्टेड है तो उसका सेम रहेगा हर व्यक्ति में। जो इफ़ेक्ट है वो हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है, यह एक विशिष्ट भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है, जिसका अर्थ यह है कि कुछ क्षमताएं जैसे पठन, वर्तनी, शब्द क्रम आदि के साथ समस्याओं का कारण बनती है। डिसलेक्सिया, तारे ज़मीन पर मूवी अगर किसी ने देखी हो तो जो उसमें बच्चा होता है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। उसमें बच्चा वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत आती है, उसको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, उसको जो फॉर्मेशन करने में दिक्कत आती है। तो ये सब डिसलेक्सिया के क्या होते हैं, हमारे लक्षण। उसके बाद हमारा है ADHD, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ADHD। यह एक ध्यान की कमी या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जिसमें ध्यान केंद्रित रखने और ध्यान देने में हाइपर एक्टिविटी में कठिनाई होती है। इसमें बच्चा है वो ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। और इसमें जो है ADHD को अधिगम अक्षमता नहीं माना जाता, ठीक है। तो बच्चा अगर एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है, इतना ज़्यादा वो होता है, हाइपर एक्टिव होता है बच्चा इसके अंदर, ठीक है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। उसके बाद हमारी बारी आती है ऑटिज़म। अगर किसी ने मूवी देखी हो, कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान की मूवी, मैं नाम भूल गई हूँ, इसमें काजोल है, अ, शायद खान करके कोई मूवी थी, मिसेस खान ऐसे करके कुछ, मिस्टर खान, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है। तो उसमें जो शाहरुख खान होते हैं तो वो ऑटिज़म का शिकार होते हैं उस मूवी के अंदर। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एक विकासात्मक अक्षमता है जो किसी व्यक्ति के सामाजिक कौशल, संचार और आत्म नियमन को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो सामने वाले से नज़रें नहीं मिला पाता, नीचे नीचे देखता है। देखा होगा आपने, शाहरुख खान भी नीचे नीचे इधर उधर देखते हैं, मतलब समायोजन नहीं कर पाते, सामने वाले समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं ऐसे लोग। ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम स्थिति है जो लोगों को अलग अलग और अलग अलग डिग्री पर प्रभावित करती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ एक जैसी रहे, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। और जो मैं मूवीज़ बता रही हूँ, अगर आप ये मूवीज़ देखेंगे तो मे बी आपको शायद ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो और अच्छे से क्लियर हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद है भाव बोधक भाषा विचार। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मौखिक रूप से जानकारी व्यक्त करने में गंभीर कठिनाई होती है। भावबोधक मतलब भाव जो हम अपने व्यक्त करते हैं, ठीक है। भावबोधक भाषा विकार, जैसे सीमित शब्दावली, जैसे किसी को अपने विचार व्यक्त करने में दिक्कत आती है, जैसे उसके पास जो वोकेबलरी हो वो कम हो, वाक्य निर्माण में कठिनाई, वाक्य भी बच्चे कोई कोई निर्मित नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, और उनको शब्द भी याद नहीं रहते हैं। तो ये सब समस्या किसके अंदर आती है हमारी, ये सब समस्या आती है भावबोधक भाषा विकार।
अब इनके लक्षणों में क्या शामिल है, तो इनके लक्षणों में शामिल है बोलने में मूल या सीमित शब्दों का प्रयोग, ठीक है, या सही शब्दों को याद रखने में, स्मरण करने में कठिनाई होना, या फिर नए शब्दों को सीखने में परेशानी होना, और संगठित तरीके से जानकारी देने में समस्या, संचार के सामान्य नियमों का पालन करने में सक्षम ना होना। ठीक है, संचार के सामान्य नियम होते हैं कि कैसे बोलना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे कम बोलना है, मतलब पॉज देना है, कितनी गति होनी चाहिए, तो ये सब जब बच्चे को नहीं पता होते तो, या पता भी होते हैं जो जनरल नियम होते हैं, तो बच्चे से वो पालन नहीं किया जाता या उसको दिक्कत होती है उनका पालन करने में। ठीक है, और संगठित तरीके से एक जगह कलेक्टिविटी के थ्रू जानकारी देने में बच्चे को दिक्कत आती है, और कुछ ग्रामेटिकल एरर्स भी होते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर संबंधी विकार। ठीक है, तो इसमें है ध्वनि विज्ञान का अर्थ होता है ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके। ठीक है, जो ध्वनि विज्ञान है उसका अर्थ होता है ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके। स्वर संबंधी विकार एक भाषण ध्वनि विकार है, जो ये भाषा से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। इसमें अक्षरों या शब्दों के लिए सही आवाज़ बनाने में क्या होती है, समस्या होती है। अक्षरों के लिए सही आवाज़ बनाने में, जैसे अ है, अ को अ बोला जाता है, जैसे कोई कोई बच्चा अ बोलने में दिक्कत करता है, हमने र बुलवाया या म बुलवाया, तो उसको बोलने में बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद है ध्वन्यात्मक विकार के कारणों में शामिल, तो इनमें क्या क्या शामिल है, बोलने में उपयोग करने वाले हड्डियों और मांसपेशियों की संरचना के साथ समस्या, जैसे कि भंग तालु, और दांतों के साथ समस्या होती है। बच्चे के साथ कुछ मुंह में कुछ दिक्कत हो तो क्या पता तब ना बोल पाता हो बच्चा। ठीक है, उसके बाद है नसों या मस्तिष्क के कुछ हिस्सों, यानी जो बोलने में मदद करते हैं, कुछ हमारे दिमाग के हिस्से होते हैं या कुछ नसें होती हैं, जैसे कि हमारी प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, इनके इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होंगे, ये आप लोग ढूंढ लेना प्लीज़ गूगल से जाके। आगे है श्रवण समस्या, जैसे संवेदी विकार हो गया, किसी को सुनने में दिक्कत, जब सुनने में दिक्कत आएगी तो बोलने में तो अपने आप दिक्कत आ ही जाएगी। उसके बाद है कुछ विषैले रसायनों के संपर्क में होने से जो मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा भी किसी किसी केस में होता है। उसके बाद है हमारा भाषण की समस्या से ग्रस्त माता पिता, तो भाषण की समस्या से अगर किसी के माता पिता ग्रस्त है तो उसका भी बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम करते हैं हकलाना। हकलाना यह एक विकासात्मक भाषण विकार है जिसमें शब्दों या ध्वनियों की पुनरावृत्ति या लंबे समय तक बोलने के कारण भाषण का प्रस्तुतिकरण बाधित हो जाता है। तो सबको पता ही है कि हकलाना क्या होता है, कि बार बार वही चीज़ें बोलता है बच्चा, रिपीट करता है, और यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। हकलाना किसी भी उम्र में हो सकता है और ये प्रभावित करता है हर उम्र को। दीर्घकालीन भाषण क्या होता है, तो दीर्घकालीन भाषण क्या है, तो हकलाने के उपचार के रूप में दीर्घकालीन भाषण का उपयोग गोल्डियामन 1965 से हुआ था। देखो, हकलाने का जो उपचार करने का बेस्ट तरीका है वो होता है दीर्घकालीन भाषण। तो इसका जो स्टार्टिंग थी वो हुई थी गोल्डियामन 1965 से हुआ था। यह उन तरीकों में से है जो हकलाने के शारीरिक लक्षणों के इलाज के लिए विकसित किए गए थे। उसके बाद है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि दीर्घकालीन भाषण शब्दों को अक्षरों में तोड़ता है और फिर उन्हें लंबे समय तक तरीके से उच्चारित करता है। इसमें क्या होता है कि शब्दों को अक्षरों में तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उनको लंबे समय तक उच्चारित बुलवाया जाता है। उसके बाद लंबे समय तक यह वाक प्रवाह को सुगम बनाने में मदद करता है। जैसे मान लो हमने लिखा है कमल, ये एक शब्द है, हमने क को तोड़ा, म को तोड़ा, फिर ल को, फिर हमने क का बुलवाया, फिर म बुलवाया, फिर ल बुलवाया, ऐसे इस तरीके इसमें होता है। ठीक है, अब है इसे स्मूथ स्पीच के रूप में भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि स्मूथ स्पीच के रूप में किसे जाना जाता है, तो दीर्घकालीन भाषण इसका आंसर हो जाएगा। अब है बौद्धिक अक्षमता। यह पहले मानसिक प्रतिशोध के रूप में जाना जाता था। उसके बाद है बौद्धिक अक्षमता औसत से नीचे बुद्धि, आईक्यू और अनुकूली दैनिक जीवन कौशल में कमजोरियों की विशेषता बताता है। ठीक है, तो बौद्धिक अक्षमता जो एमआर होता है उसमें मेनली यही होता है कि बच्चा जो हमारे डेली काम होते हैं वो नहीं कर पाता, और इसके अलावा जो उसको आईक्यू होता है वो नॉर्मल बच्चे से कम होता है। विकार 18 वर्ष की आयु से पहले होता है। जो एमआर की जो दिक्कत आती है वो 18 वर्ष से पहले आती है। इस विकार का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है, अलग से लेकर गहन तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म की हम बात कर ही चुके हैं, बट फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर आ गया है तो।
इसमें है एक न्यूरो विकासात्मक विकलांगता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो ऑटिज़्म है वो कैसी विकलांगता है? तो न्यूरो विकासात्मक विकलांगता है ये, जो किसी व्यक्ति के सामाजिक कौशल, संचार और स्व-विनियमन को प्रभावित करती है। ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम स्थिति है जो लोगों को अलग-अलग और अलग-अलग डिग्री को प्रभावित करती है। शाहरुख खान की मूवी प्लीज़ प्लीज़ सर्च करके एक बार आप लोग देख लेना। मिस्टर खान ही है शायद मूवी का नाम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो आप उसमें ज़्यादा समझ पाएंगे कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म के लक्षणों में शामिल है, तो ऑटिज़म के लक्षणों में क्या क्या शामिल है? यह एक प्रारंभिक शुरुआती विकार है जो जन्म से मौजूद होता है और विकास के चरण में 2 साल की उम्र में इसका निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये प्रारंभिक शुरुआती विकार है स्टार्टिंग से ही होता है और जन्म और विकास के चरण में 2 साल की उम्र तक में इसका निदान किया जा सकता है। निदान मतलब होता है हमारा डायग्नोस करना, मतलब उसका पता लगाना। ठीक है, व्यवहार के दोहरावदार पैटर्न की उपस्थिति, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई बच्चा ऑटिज़म से पीड़ित है? तो हमें वो बिहेवियर क्या, वो बार बार एक ही जैसा बिहेवियर रिपीट कर रहा है, या फिर बुनियादी सामाजिक कौशल में गंभीर हानि। जो हमारे सामाजिक कौशल होते हैं, बोलना, किसी के साथ बातें करना, क्या उसको दिक्कत हो रही है उनको एडजस्ट करने में? संचार कौशल के विकास में समस्या है, क्या उसको संचार कौशल मतलब बात करने में दिक्कत हो रही है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है? इसके अलावा गैर मौखिक संचार के साथ समस्याएं, जैसे कि भाव भंगिमा, ठीक है, जैसे हम एक्सप्रेशन देते हैं ना हाथों से ऐसे करके, तो उसको वो करने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा है दूसरों के साथ संबंधों को विकसित करने में और बनाए रखने में उसको परेशानी आती है। तो ये सब इंडिकेटर्स है जिनसे हम जान सकते हैं कि कोई बच्चा ऑटिज़म से पीड़ित है। दूसरों के साथ नेत्र संपर्क बनाने से बचना, तो इसमें आई कांटेक्ट नहीं करता है ऑटिज्म में बच्चा। 5 इंद्रियों में से एक से अधिक के अधीन या अत्यधिक प्रतिक्रिया, दृष्टि, स्पर्श, संवाद, गंध या श्रवण, ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इनमें से किसी एक के प्रति वो ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। अब है छिपी विकलांगता। होप आपको इतना समझ आ गया होगा, और मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मेरी नॉर्मल बीएड रही है, बट फिर भी ऐसा डिमांड आ रही थी कि स्पेशल एजुकेशन के लिए भी कुछ करवा दीजिए। तो बस मेरी कोशिश है, और आज मैंने कम से कम 2-3 घंटे इसको पढ़ा है, अच्छे से समझा है, और तब मैं आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ही जब चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तो मैं आपके साथ भी वो चीज़ नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हो, आगे तैयारी करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जहाँ कहीं लगे मैंने कुछ गलत कुछ कंटेंट डिलीवर हो गया है मुझसे गलती से, तो कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन के तौर पे बता सकते हो। और इसके अलावा कहीं कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, अब हमारा है छिपी विकलांगता। ठीक है, जो हिडन डिसेबिलिटी होती है, अदृश्य अक्षमता या छिपी अक्षमता, इसको हम क्या है बोलते हैं? तो इसमें है वह शब्द है जिसमें छिपी हुई अक्षमता का एक पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है जो मुख्य रूप से प्रकृति में न्यूरोलॉजिकल है। सरल शब्दों में छिपी हुई अक्षमताएं ऐसे दोष है जो बाहर से देखने पर दूसरों को आसानी से दिखाई नहीं देते। देखो, हिडन डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है जो हमें बाहर से देखने पे दिखाई नहीं देती। जैसे कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, या एक पक्षाघात है किसी को है, या बहरापन है, या अंधापन है, तो ऐसे लोगों को तो हम लोग जान लेंगे कि हाँ ये हैंडीकैप है या विकलांग है ना। जबकि अधिगम अक्षमता, जैसे कि जो डिसलेक्सिया होता है, ये अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी है, हिडन डिसेबिलिटी है। न्यूरो डेवलपमेंट हो गया डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, और साइकिट्रिक अक्षमता जैसे बाइपोलर हो गया डिसऑर्डर आदि सभी छिपी हुई अक्षमता है, क्योंकि इन विकारों का कोई शारीरिक संकेत नहीं है। अगर बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो उसका कोई शारीरिक संकेत नहीं है, जैसे हमें किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, और बीच में जो भी मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन का ही पेपर है तो ये शब्द बीच में आ रहे हैं। और
मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, बस एक कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ जस्ट कॉज ऑफ़ योर हेल्प। और फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि बीच में ये शब्द आ रहे हैं और मुझे बोलने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी पहले ही। उसके बाद है, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं जिसमें संप्रेषण असमर्थता है तो निम्नलिखित अभ्यासों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो बात करने में असमर्थ है, संप्रेषण करने में, कन्वर्जेशन करने में, कम्युनिकेशन करने में, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है वही यहाँ पर है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें बातचीत करते हुए शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। देखो, अगर सामने वाला बंदा है, कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो हमें शांति से उसकी बात को सुनना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसके बाद है, विनम्रता से उस व्यक्ति को दोहराने के लिए कहें जो उसने कहा था, क्योंकि देखो होता क्या है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक से नहीं बोल पा रहा। तो हमें शांति, पहली बात तो शांति रखिए, धैर्य रखिए और बहुत प्यार से उसे समझाइए या उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या वो दोबारा बता सकता है या दोबारा दोहरा सकता है उसने जो भी कहा है, ठीक है। और उसके अलावा उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए बात को दोहराएं कि आप सही तरह से समझ गए हैं, और उसे यह भी सुनिश्चित कराएं कि हाँ, उसने जो कहा है आप उसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। शांत जगह पर जाने से व्यक्ति को बोलने के लिए अधिक आत्मविश्वास होगा। इसके अलावा आप व्यक्ति को एक शांत जगह भी लेकर जा सकते हो जहाँ वो व्यक्ति अच्छे से बोल पाए आत्मविश्वास के साथ। और मौखिक और गैर मौखिक इशारों का उपयोग करने वाले व्यक्ति से अधिक उपयुक्त तरीके से संवाद करवाने का प्रयास करें। मौखिक मतलब जो बोल रहे हैं व्यक्ति, और गैर मौखिक जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं आँखों से, मुँह से और हाथों से, है ना? तो उससे भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चिंतन की। तो चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञानात्मक मतलब होता है जो माइंड से रिलेटेड होती है। यह व्यवहार के एक पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए घटनाओं के प्रतीकों और संकेतों जैसे बाहरी घटनाओं के आंतरिक अभ्यावेदन का उपयोग करता है। देखो, चिंतन एक कॉग्निटिव हमारा जो है एक्टिविटी है, माइंड से रिलेटेड है। और जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, हम उसके सोल्यूशन के लिए हमारे दिमाग में पहले से जो चीज़ें रही हैं उनके आधार पर हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, चिंतन करते हैं। अब चिंतन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न तत्व जो है, उपादान है, तत्व या उपादान क्या है? तो चिंतन प्रक्रिया में क्या क्या मेनली होता है? तो छवियाँ, छवियाँ जैसे माइंड पिक्चर है जिसमें किसी वस्तु या घटना के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला मेला, ठीक है। तो मेला से रिलेटेड, मेला में जैसे झूले हो गए, समोसे हो गए और भीड़ हो गई, है ना? तो ये सब माइंड मैपिंग है, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है उस चीज़ को लेके। और जो उस चीज़ को लेकर आ रहा है वो सब आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या तब आपने खुद मतलब उसको ऑब्जर्व किया हो, एक्सपीरियंस किया हो या कहीं देखा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? छवियाँ, माइंड मैपिंग। उसके बाद है अवधारणा। यह एक सामान्य विचार है कि जो एक सामान्य वर्ग के लिए है, जो कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणा होती है। उसके बाद है प्रतीक। वे वास्तविक अनुभवों और गतिविधियों के विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविक अनुभव जो हमारे रियल में अनुभव रहे हैं और जो एक्टिविटी रही है उसके जो विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन? प्रतीक। उसके बाद है भाषा। ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ अभी, जैसे प्रतीक हो गया, हमारा अवधारणा हो गई, तो ये सब क्या है? चिंतन प्रक्रिया के उपादान है या तत्व मान लो, ठीक है। इनके बिना चिंतन प्रक्रिया संभव नहीं है। उसके बाद है भाषा। यह चिंतन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे जाने वाला विकास उपकरण है। देखो, भाषा ही नहीं होगी तो कैसे चिंतन करोगे? चिंतन करने के लिए भी तो भाषा चाहिए। उसके बाद है मांसपेशियों की गतिविधियाँ। किसी व्यक्ति के चिंतन और मांसपेशियों की गतिविधियों के बीच संबंध होता है। उसके बाद हमारा है मस्तिष्क। तो यह चिंतन की प्रक्रिया को पूरा करने में प्रमुख साधन होता है। छात्रों में वास्तविक क्षमता की पहचान करने के लिए कोई विषय चुनना एक आवश्यक कारक है, ठीक है। वास्तविक क्षमता की अगर पहचान करनी हो तो कोई, अगर आपको एक सब्जेक्ट चुनना हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ चरण हैं जो शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए उठा सकते हैं कि छात्र सही चुनाव करें। तो पहला ये है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र के हित और झुकाव उनके भविष्य के करियर के लिए लिए गए निर्णयों के अनुरूप है।
चूँकि इस मामले में छात्र के पास विज्ञान की एक योग्यता है, इसलिए शिक्षक को उस विज्ञान शिक्षक को विषय चुनने में मदद करनी चाहिए और उसके हितों के लिए सबसे अच्छा होगा। देखो, हमारी क्लास में कोई बच्चा है और उसका कोई इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तो हमें उसको हेल्प करनी चाहिए कि वो उस चीज़ में, वो उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में आगे बढ़े। ठीक है, तो मेनली यही था इसका। आगे है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था करना, ताकि छात्र अपनी रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व के बारे में जागरूक हो और माता पिता को परिणाम दिखाएं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था करना भी बहुत ज़रूरी है। जो हम साइकोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने माता पिता से छात्र की प्राकृतिक रुचि को इंगित करें और बच्चे को कोई विशेष विषय चुनने के लिए मजबूर करने के हानिकारक प्रभावों से उन्हें अवगत कराना। तो इसके अलावा हम पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि अगर आपने बच्चे को कुछ और दिलवाया, तो लाइक स्ट्रीम चेंज कराया, तो बच्चे के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान की। किसकी? विकासात्मक मनोविज्ञान की। तो यह व्यक्ति के जीवन काल में एक संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। जो विकासात्मक वो मनोविज्ञान होता है, तो ये व्यक्ति के जीवन में एक संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। अब है मानव विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। ठीक है, तो पहला कारक है प्रकृति। ठीक है, और जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, और दूसरा है आनुवंशिक। ठीक है, तो ये हमारे जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यही है इसमें पोषण से तात्पर्य। पोषण से तात्पर्य है बाहरी पर्यावरणीय कारक, जैसे परवरिश हो गई, सांस्कृतिक तत्व हो गए, सामाजिक संबंध आदि एक इसमें आएंगे पोषण में। उदाहरण के लिए हमारी बुद्धि दोनों जीनों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होती है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बल देकर कहा कि प्रकृति और पोषण एक साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखो, एक बच्चा सिर्फ घर की उससे चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकता ना, समाज में क्या चल रहा है वो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब है, जबकि वाटसन जैसे कई अन्य लोगों ने इसके विपरीत विचार रखे हैं, तो ये तो होता ही रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, हालांकि अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मानव विकास प्रकृति और पोषण के पारस्परिक संबंध के कारण है। ठीक है, तो जो मानव विकास की प्रकृति और पोषण है पारस्परिक संबंध के कारण है, क्योंकि जो जो जीन्स होते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है वो मिलकर ही जो व्यक्ति का, बच्चे का विकास करते हैं। वास्तव में विकास के हर पहलू का उत्पादन जीन और पर्यावरण के संपर्क से होता है। ठीक है, और अभी ये जो फ्रॉबेल वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और क्योंकि मुझे कल स्कूल भी जाना है और अभी 11 बज चुके हैं। कल भी मैं 2 बजे सोई थी वीडियो रिकॉर्ड करके, और व्यूज़ वगैरह यार ठीक ठाक दे दिया करो, प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो। ठीक है, जॉब के साथ साथ ये भी करना और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा ऐसा आया था कमेंट कि मैम प्लीज़ कुछ करा दो, कुछ तैयारी करा दो। तो बस मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी थोड़ा इसी वजह से थोड़ा ऐसा प्रेशराइज़ सा लगता है, और ख़ैर आप ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहे, बट मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना, तो आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि अगर सेशन बच जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सेशन नहीं ख़राब होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा, और प्लीज़ जाते जाते लाइक कर देना। और भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। थैंक यू।